हेलो फ्रेंड्स। हम आधुनिक भारत की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम पहले अध्याय में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देख चुके थे, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी किस किस तरीके से व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी। और इसी के बीच हमने 3 कर्नाटक युद्ध भी पढ़े थे, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में, जिसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, और इसमें एक्स ला सेपेल की संधि हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं हम 1756 से 1763 में, पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। और इसी से यह निश्चित हो गया था कि फ्रांसीसी साम्राज्य के अब सारे अवसर समाप्त हो गए हैं और अंग्रेज अब मात्र भारत में व्यापारी के रूप में स्थापित हो गए हैं। उसके बाद हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। मुगल साम्राज्य में हमने औरंगजेब के बाद जब पढ़ा था 1707 से बाद में बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से 1712 तक रहा, फिर जहांदार शाह 1712 से 1713, फिर फरूख सियर 1713 से 1719, फिर रफीउद्दौला जो 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक, फिर रफीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719, फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1758, शाहजहां थर्ड 1758 से 1759, और शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, अकबर सेकंड 1806 से 1837, और लास्ट हमने पढ़ा था बहादुर शाह सेकंड जो 1837 से 1857 तक रहा, और इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। थर्ड चैप्टर जो हमारा तीसरा अध्याय शुरू हुआ है वो था नवीन राज्यों का उत्थान। नवीन राज्यों के उत्थान में हम दक्कन के निज़ाम देख चुके थे, जिसमें निज़ामुल मुल्क या चिंगलीज़ खां को हमने पढ़ा था, जिसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद हम रूहेले तथा बंगस के पठान देख चुके थे, यानी कि गंगा के आसपास वाले क्षेत्र को। फिर राजपूत देखे थे जिसमें सवाई राजा जय सिंह, फिर हमने जाट देखे थे इसमें सूरजमल, चूड़ामन ये वाला। फिर हमने सिख देखे थे जिसमें हमने सिख गुरुओं का अध्ययन किया था, जिसमें गुरु नानक के बाद फिर गुरु अंगद जो गुरु नानक थे वो 1469 से 1539, गुरु अंगद 1539 से 1552, गुरु अमरदास 1552 से 1574, गुरु रामदास 1574 से 1581, गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। और गुरु अर्जुन देव ने जब खुसरो को समर्थन दिया था, तो खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। फिर उसके बाद गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर लास्ट हम इनका अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम रंजीत सिंह को देखते हैं, रंजीत सिंह का प्रशासन देखते हैं, और फिर उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अब मैसूर जो हमारा मेन पड़ेगा कर्नाटक में। 1565 ईस्वी में तालिकोट के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर राज्य का ही एक भाग था। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1719 ईस्वी में मैसूर से चोट वसूल करने का अधिकार मराठों को प्राप्त हो चुका था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का किशन राज था, परंतु वास्तविक शक्ति 2 मंत्रियों नंदराज एवं देवराज के हाथों में निहित थी। देवराज प्रमुख सेनापति दालवाई तथा नंदराज राजस्व और वित्त नियंत्रक सर्वाधिकारी था। बाद में नंदराज ही मैसूर राज्य का सर्वोसर्वा हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंदराज की सेना में भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर एक दिन मैसूर का स्वामी बन बैठा। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर ने एक किले में सैनिक अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 1728 में एक युद्ध में हो गई थी। बड़ा होकर हैदर ने नंदराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। इसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज ने 1755 में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त कर दिया। फौजदार बनने पर इसने 2 कार्य किए। प्रथम, अपनी निरक्षरता की कमी को पूरा करने के लिए खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और द्वितीय, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति
की जिससे पाश्चात्य तकनीक को अपनाया जा सके। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ रहकर हैदर ने आसपास के क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसके बाद राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टम में स्थानांतरित हो गई। 1759 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। इसी अवसर पर नंद राजा ने इसे मैसूर का सेनापति नियुक्त किया। खांडेराव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंदराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंदराज का अंत कर दिया और 1760 में सोम मैसूर का शासक घोषित किया। 1763 में वेदानूर के राजा की मृत्यु हो गई और सिंहासन के दावेदार दो उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए। हैदर ने दोनों को मरवाकर वहां अपने व्यक्ति को उपशासक नियुक्त किया और वेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया। हैदर अली द्वारा मालाबार के नायकों का दमन करने और विजय प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के पोलीगारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया तथा सुंडा, सीरी और गुटी को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1764 में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया। सावनूर के दक्षिण में हलीबली के मैदान में मराठों से हैदर का युद्ध हुआ, परंतु वह पराजित हुआ। परिणामस्वरूप मार्च 1765 में इसे एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार इसे गुटी तथा सावनूर के जिले 32 लाख के रुपए में मराठों को देने पड़े। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। नोट कर लेना कि दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 में इसकी मृत्यु हो गई और हैदर यानी कि पहले अंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हैदर अली से पराजित हुए थे, लेकिन सेकंड अंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की ही मृत्यु हो गई थी। हैदर के केंद्रीय शासन में 18 विभाग थे। उसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे। उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान किया था। उसने अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। उसके बाद आता है टीपू सुल्तान 1782 से 1799। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। थॉमस मुंडो ने उसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए। यानी कि टीपू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की चलाई तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का भी प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई व नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहज स्वीकार कर लिया। वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। श्रीरंगपट्टम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जंगों पर अपने दूत भेजे। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। पूर्णिया एवं कृष्णराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। नोट कर लेना कि पूर्णिया और कृष्णराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे टीपू के। इसने अपनी सेना में फ्रांसीसी जनरल के एक लेफ्टिनेंट रिपो किसे नियुक्त किया था? रिपो को नियुक्त किया था। कुछ वर्ष पूर्व मिले सिंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1791 में मराठा आक्रमणों से सिंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में स्थित श्रीरंगनाथ नरसिंह तथा गंगाधारेश्वर के मंदिर की पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। यही उसकी धर्म सहिष्णुता का उदाहरण है। अब है अंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। तो कुल 4 अंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। इनमें प्रथम को छोड़कर शेष में अंग्रेजों की विजय हुई थी। यानी कि प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी? हैदर अली की विजय हुई थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया और शेष मैसूर राज्य वडियार वंश के एक अल्पवयस्क राजकुमार को दे दिया। अब है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। इस युद्ध में मराठे और निजाम यानी कि त्रिगुट बन गया। एक तरफ हो गया, इसमें त्रिगुट में एक तरफ मराठे, निजाम और अंग्रेज हो गए और एक तरफ हो गया हैदर अली। अब युद्ध का समापन 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा हुआ। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को अंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है। यानी कि हैदर अली ने फ्रांसीसियों से मैत्री करना शुरू कर दिया था।
हैदर अली अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट था कि 1767 में अंग्रेजों ने निजाम से इस बात की, हैदराबाद के जो हमने निजाम पढ़े थे कि अब हैदर अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट था क्योंकि अंग्रेजों निजाम की इस बात की संधि की थी कि बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपए के बदले में निजाम बालाघाट क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण मद्रास सरकार और कर्नाटक सरकार के नवाब के बीच मैसूर सीमा का विवाद भी था। यानी कि मद्रास की जो सरकार थी और कर्नाटक के जो नवाब थे, उन दोनों के बीच में मैसूर की सीमा को लेकर विवाद था। उत्तरी सरकार पर अधिकार को लेकर मद्रास सरकार हैदर से मैत्री चाहती थी, किंतु निजाम उत्तरी सरकार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य चाहता था और इसी दृष्टि से मराठों एवं हैदर के साथ सहयोग करने को तत्पर था। इस आशय की जानकारी मिलने पर 1766 में मद्रास सरकार ने निजाम से उत्तरी सरकार लेकर उसके बदले में हैदर के विरुद्ध मदद देना स्वीकार किया। मराठे, निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। मराठे, निजाम और अंग्रेज यानी कि इन तीनों का एक त्रिगुट हो गया और हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने त्रिगुट भंग करने की योजना बनाई एवं मराठों को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। यानी कि हैदर अली ने फिर मराठों से कहा कि मैं तुम्हें 35 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ। 18 लाख रुपए नकद एवं शेष राशि के बदले में कोलार जिला देकर मराठा सेना को वापस महाराष्ट्र भेज दिया। यानी कि अब कौन कौन बचे? अब अंग्रेज और निजाम बचे, क्योंकि हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए में मना लिया था। अब निजाम और अंग्रेजों का गुट बचा। अब निजाम के साथ हैदर अली ने क्या किया? निजाम के साथ जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एक सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई एवं हैदर अली के समर्थक महफूज खां के प्रभाव से निजाम अंग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर से मिल गया। यानी कि निजाम भी अब हैदर अली के साथ मिल गया। जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 में एक नई मित्र शक्तियों हैदर अली निजाम को चगामा घाट और त्रिनोमाली के युद्ध में पराजित किया। परिणाम स्वरूप निजाम हैदर का साथ छोड़कर पुनः अंग्रेजों से मिल गया। यानी कि फिर क्या हुआ कि सितंबर 1767 में जो नई मित्र शक्ति बनी थी उनमें हैदर अली और निजाम को चामा घाट और त्रिनोमाली के युद्ध में पराजित कर दिया जोसेफ स्मिथ ने, अंग्रेजी ने। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों से मिल गया। अब एक और बंबई से कर्नल वुड ने मैसूर पर आक्रमण किया और दूसरी ओर मद्रास से स्मिथ ने 1768 में प्रारंभ अंग्रेजों ने मंगलोर को अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन हैदर ने मंगलोर पर पुनः अधिकार जमा लिया और 1768 ईस्वी के अंत तक हैदर ने विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया और 1769 में हैदर मद्रास से 5 मील दूर तक प्रवेश कर चुका था। अतः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। अब मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, परंतु इसकी शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विशिष्ट स्थानों के आपसी बदलाव की व्यवस्था थी। यह प्रतिरक्षात्मक संधि भी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर को किसी दूसरी शक्ति द्वारा आक्रांत होने पर सहायता का वचन दिया था। इस संधि से अंग्रेजों को प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तें निश्चित की। इस युद्ध ने अंग्रेजों को अजेयता को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद होते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। 1769 को संधि की शर्तों का मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। जब मराठे ने 1771 में हैदर के राज्य पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की और वह प्रत्याक्रमण की ताक में रहने लगा। 1779 ईस्वी में हैदर अंग्रेजों के विरुद्ध एक महान संघ में सम्मिलित हुआ। यह संघ असंतुष्ट निजाम द्वारा संगठित हुआ था, क्योंकि निजाम अंग्रेजों द्वारा गुंटूर के जिले व बालाघाट क्षेत्र की दीवानी के बदले 7 लाख रुपए नहीं दिए जाने से नाराज था। वारेन हेस्टिंग्स की महाराष्ट्र में हस्तक्षेप की नीति से मराठों और अंग्रेजों से नाराज थे। अतः हैदर, निजाम व मराठों ने त्रिगुट बना लिया था। भारत के बाहर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और विद्रोही अमेरिकन उपनिवेश भी इंग्लैंड के विरुद्ध मिल गए थे। फ्रांस भारत में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत में भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर
आक्रमण कर दिया था जो हैदर के राज्य में था। माही से ही मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री आती थी। सामग्री मिलने से अत्यंत कठिनाई हो गई, इसलिए हैदर अंग्रेजों से रुष्ट हो गया। जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। परिणाम स्वरूप कर्नल वेली व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं भेजी गई। टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। हैदर ने कर्नल वेली की अरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया। यह खबर सुनकर हेक्टर मुनरो युद्ध सामग्री तालाब में फेंककर भाग खड़ा हुआ। इस तरह हैदर अली ने 1780 में अर्काट जीत लिया। अब अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर उसे हैदर से अलग कर दिया। उन्होंने मराठों से 1782 में सालाबाई की, इम्पोर्टेंट बिल्कुल है कि सालाबाई की संधि कब हुई थी, क्वेश्चन आता है। तो 1782 में सालाबाई की संधि कर ली, जिससे मराठे भी हैदर से अलग हो गए। यानी कि अब वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना भेजी और पार्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो गए। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा। 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि कर ली। अब मंगलोर की संधि क्या थी? 1784। यह संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने और टीपू के बीच मार्च 1784 में हुई थी। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिया। यह संधि टीपू के लिए कूटनीतिक सफलता थी, क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया तथा क्रोध में चिल्ला पड़ा, यह लॉर्ड मैकार्टने कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक खो डालेगा। अब इसके बाद देखो, जब सेकंड अंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ 1784 में खत्म हो गया था। अब शुरू होता है फिर तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। कुल 4 अंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उसमें देखते हैं तृतीय अंग्ल मैसूर 1790 से 1792। मंगलोर की संधि एक खोखली विराम संधि को छोड़कर और कुछ नहीं थी। टीपू भी जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होना असंभव ही है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य दक्कन पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाना था। ठीक है, टीपू जैसा शासक मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं रह सकता था। उसने अपने लिए फ्रांस और कुस्तुनतूनिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। किसने? टीपू ने। तथा 1787 ईस्वी में दोनों स्थानों पर दूत भेजे। इससे अंग्रेज रुष्ट हो गए और कार्नवालिस निजाम को गुंटूर का क्षेत्र नहीं देना चाहता था। निजाम इस शर्त पर सहमत हो गया कि अंग्रेज उसे हैदर द्वारा जीते गए राज्यों को दिलवाने में मदद करेंगे। 1789 ईस्वी में कार्नवालिस ने पत्र लिखकर निजाम की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मित्र राज्यों के विरुद्ध मदद न मांगने की शर्त लगा दी। मित्र राज्य की सूची में मैसूर का नाम नहीं था। इससे टीपू रुष्ट हो गया। 1789 से 90 ईस्वी में केंग्रानूर और आईकोटा के 2 दुर्ग डचों से त्रावणकोर के नरेश ने खरीद लिए, जिसे टीपू खरीदना चाहता था। टीपू ने 29 दिसंबर 1789 ईस्वी को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। यह राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था, अतः टीपू के आक्रमण के कारण कार्नवालिस उससे रुष्ट हो गया। 1790 ईस्वी में कार्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली और वेल्लूर बंगलोर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। कार्नवालिस मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में घेर लिया, अतः टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज को बारामहाल, डिंडीगुल तथा मालाबार जिला मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। इस संधि के बाद टीपू की यानी कि श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रख लिया था। इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा आदि सभी तितर-बितर हो गई। कार्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी की, हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है।
टीपू की पराजय का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों ने 1790 में निजाम तथा मराठों से संधि करके टीपू को मित्र रहित कर दिया था, यानी कि उसे अकेला छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने 1790 में निजाम और मराठों से कूटनीतिक तरीके से संधि कर ली थी और युद्ध में टीपू ने घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का अधिक उपयोग किया था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, परंतु उसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कारण सर जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है, तो सर जॉन शोर को। आगे चलकर सर जॉन शोर ने अफगानिस्तान के प्रति भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। अब 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 में वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी और मैसूर पर पूर्व से जनरल हैरिस व कर्नल वेलेस्ली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट ने सदासीर के युद्ध में और हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। टीपू दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम पर अधिकार कर लिया। उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेन्नाड, धारमपुर तथा मैसूर का समस्त समुद्री तट पर अपने प्रदेश में विलय कर लिया। कुछ प्रदेश निजाम को भी दिए गए। मैसूर के राज्य को वाडियार वंश के 1-2 वर्षीय बालक कृष्णराज को दिया गया। कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा मैसूर पर सहायक संधि लाद दी। टीपू ने दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता से के बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने दम भरे और उसने कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ ले जाता है कि किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये कहा था कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, तो आंसर आ जाएगा वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है नवीन राज्यों में अवध। अवध के बाद हम देखेंगे बंगाल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। तो इन दोनों को देखते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।